विशेष संक्रमण तत्व कौन कौन से हैं और संक्रमण तत्व कुल कितने हैं और कितने तत्व कुल संक्रमण तत्व नहीं है, इन सब छोटी मोटी बातों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज अब हम उससे आगे डी उपकोष के तत्वों के सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखना क्या है, सामान्य गुणों के अध्ययन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद में डी उपकोष के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, उनके द्वारा प्रदर्शित होने वाले रंग, उनके चुंबकीय गुण आदि का अब हम अध्ययन करेंगे। तो देखना सबसे पहला है सामान्य गुणों में डी उपकोष के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अच्छा भाई, हमें ये पता है कि डी उपकोष के जो तत्व हैं उनकी 4 श्रेणियां थी। एक श्रेणी 3D थी, एक 4D श्रेणी थी, एक श्रेणी आती है 5D श्रेणी और एक श्रेणी आती है 6D श्रेणी। इन चारों श्रेणियों में जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अब हम अध्ययन करेंगे। तो देखना क्या है, जैसे हमारी जो 3D श्रेणी है वो प्रारंभ होती है परमाणु क्रमांक 21 से स्केडियम से। कहाँ से प्रारंभ होती है? परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से। ठीक, तो देखना क्या है कि हम जब स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका मतलब स्केडियम के अंदर 21 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी भी परमाणु के परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना, इलेक्ट्रॉनों का ओप्वो सिद्धांत के अनुसार भरा जाना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने 11th क्लास में खूब अच्छे से अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो परमाणु ऊर्जा के उनके जो परमाणु कक्षक हैं उनको उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम ओप्वो सिद्धांत के अनुसार उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो परमाणु ऊर्जा का जो इनका क्रम है उसको बताने का एक तरीका भी था। जैसे हम ऐसे कर लेते थे 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 3d 4d ऐसे। तो देखना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, 4s के जस्ट बाद में किस में आएंगे? 3d में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1s में, तो 2 और 2s में 2 कितने हो गए? 4, 2p में कितने हो गए? 6, कुल 10। 3s में 2 आ गए तो कितने हो गए? 12। 3p में 6 आ गए तो कुल कितने हो गए? 18। उसके बाद में 4s में 2 और आ गए तो कितने हो गए? 20। फिर उसके बाद में किस में आएंगे? 3d। इसका मतलब 20 तक जब हम आएंगे तो 4s अपना भर जाएगा, उसके बाद में किस में आएंगे? 3d में। तो हम ये कहते हैं कि 3d में जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यानी 21वां इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे पहले ये सभी क्या हो जाएंगे? फुल भर जाएंगे। ठीक, तो हम इसको पूरा नहीं लिखकर पूरा लिखें तो इसमें ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यहाँ तक 20 हो गए। उसके बाद में 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। हम पूरा नहीं भरेंगे, इससे जस्ट पहले जो पूरा कोष भर जाए, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई अक्रिय गैस तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं, इसका मतलब हमने परमाणु क्रमांक 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया। और परमाणु क्रमांक 18 पर आती है आर्गन, और इसे हम स्केडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा यहाँ तक नहीं लिखकर इसको केवल हम आर्गन लिख देंगे। उसके बाद में बच जाएगा अपने पास में 4s2 3d1। ठीक, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो उसके बाद में 21 के बाद में 22 नंबर का तत्व आएगा, जिससे का ये टाइटेनियम, उसमें भरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 22। इसका मतलब 21 तक तो हो गए। उसके बाद में किस में आएंगे? डी में। तो देखने की बात यह है कि डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। ये कितने कक्षक हो गए? 5। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए 10 तक किस में आएंगे? डी उपकोष में आएंगे। तो क्या अब हम ये कह दें कि जो 3D श्रेणी है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन 4s में और किस में आएंगे? 3D में आएंगे। 3D में कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। तो देखो हम शॉर्ट तरीके से क्या कहेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं लिखकर हम केवल इतना लिखेंगे कि जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा
4s2 3d 1 से लेकर 10, ठीक है। देखना इसमें भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन सामान्यतः 2 ही आते हैं, लेकिन अब हम यहाँ 2 ने लिखकर यहाँ लिखेंगे 4s 1 से लेकर 2। इसका कारण हम देख लेंगे। तो क्या हो गया 3d श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d श्रेणी का ये हो गया 4s 1 से लेकर 2 और 3d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखना भाई 3d श्रेणी में तत्व कौन से आएंगे, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, उसके बाद में क्या आ गया जिंक। इन सभी का परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक है। तो इसका मतलब हमें ये है कि हमें 30 तक इलेक्ट्रॉन इनमें भरने हैं। हमें पता है जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसमें आर्गन तक का तो सभी में आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 3d का सामान्य इलेक्ट्रॉन आर्गन तक का सभी में, 4s में कभी 1 और कभी 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 से लेकर 10। तो देखना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरने हैं। सबसे पहले आएंगे 3d श्रेणी में और फिर उसके बाद में किस में, 4s में। आप कैसे भी कर लो। तो 4s में एक बार तो आप सभी को क्या करो, 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो, हो गए। डी उपकोष में क्या करोगे, 1 2 3 से लेकर शुरू करना है आपको और 10 तक चले जाना है, हो गया, ठीक। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से अपने पास में जो कॉपर है वो और क्रोमियम, ये दोनों को दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से अपवाद है। इसमें क्या होता है, एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन रहकर 1 बच गया और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी उपकोष में। तो यहाँ 5 हो गए, ये कहानी यहाँ होती है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होके यहाँ हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो, यदि हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D में पूछेगा तो 3D में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप क्या कहोगे, AR 4s 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन और 3d 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, या आप इसे ये भी लिख सकते हो 4s2 3d 1 से लेकर 10, ठीक है। इसमें अपवाद कौन है, Cr और दूसरा क्या है, कॉपर। तो देखना हमसे यदि प्रश्न पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो हमसे Cr का पूछेगा और किसका पूछेगा, Cu का। तो देखना भाई Cr क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए AR, उसके बाद में क्या है 4s उपकोष और एक के आपके पास में 3d। तो ध्यान रखना 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1, और 3d में कितने बच गए, 5। ठीक उसी प्रकार से कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे AR 4s1 3d10। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वहाँ अब 10 हैं, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, अब कितने आ गए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। या तो हमसे ये पूछेगा, अब हम ये भी देखेंगे कि ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक। देखना भाई क्या है, लैब असिस्टेंट का 2 बार एग्जाम हुआ। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में एक बार ये पूछा गया कि Cr यानी क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेम इससे मिलता जुलता सवाल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा गया 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और 2012 में, दोनों में ही यही प्रश्न पूछा गया कि Cr और Cu का, एक बार तो Cr का पूछा, एक बार Cu का पूछा और 1 अंक का प्रश्न था। आपको केवल कितना लिखना था कि भाई Cr का इलेक्ट्रॉन विन्यास AR 4s1 3d5 केवल इतना, और Cu का लिखना था AR 4s1 3d10, इतना लिखना था। तो ये प्रश्न 2012 और 18 में पूछा गया। लैब असिस्टेंट में इनसे मिलता जुलता सवाल पूछाता है कि Cr क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अच्छा अब देखो, अब ये दिक्कत आती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें। तो बहुत ईजी है, हमें पता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ऐसे लिख दिया 4s1 3d5। यदि इन्हें हम कक्षकों में भरे तो हमें पता है 4s में कक्षक कितना रहता है, 1 s उपकोष में, और d उपकोष में कक्षक कितने रहते हैं, 5। हमें ओब्बो सिद्धांत के अनुसार जब हम भरते हैं तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में 1-1 हमें भरना है। तो ये हो गए।
अब हमसे कह रहा है कि Cr में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन। यदि आपको किसी भी कक्षक में, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, किसी भी कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसे हम कहेंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो ये रहा और 5 ये रहे, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, और आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस श्रेणी से तो यही प्रश्न बनता है। मुख्यतः ये दोनों ही है कि Cr और Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अच्छा, अब हम देखते हैं इनके कारण। ठीक है, ये तो अब हमने ये देख लिया कि भाई Cr और Cu इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से अपवाद हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपवाद हैं। लेकिन अब हम देखें कि भाई इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। देखो, होना क्या चाहिए था कि जो Cr था इसका परमाणु क्रमांक 24 था, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 3d4 होना चाहिए था। लेकिन अब ये हो क्या गया, ये हो गया 4s1 3d5। ठीक ऐसे ही जो अपना Cu है, ये Cu है, कॉपर परमाणु क्रमांक जिसका 29 है, ये होना चाहिए था 4s2 3d9। लेकिन हो क्या गया, ये 4s1 3d10। तो देखना भाई इसके कारण क्या है। मुख्यतः तो एक ही कारण है, लेकिन फिर भी देखो क्या क्या कारण है। पहला कारण तो इसका ये है कि यदि आप D4 करो, इसका मतलब D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन करो, 4। D उपकोष में यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इस प्रकार से भरेंगे। यदि हम D उपकोष में इसके हिसाब से करें तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही इसमें तो हमने किया है D4, इसमें किया है D5। सेम ऐसी ही प्रक्रिया हम कॉपर के लिए देखते हैं क्या है। यदि हम कॉपर के लिए 4s में 2 और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन रखें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, और 10 रखें तो इस प्रकार से है। ठीक, ये तो D9 है और ये है D10। तो देखना भाई इसमें अंतर क्या है। यदि हम इसे देखें तो हमें ये एक अलग ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लग रहा है, जिसे हम कहते हैं अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे हम देखें D10 को तो ये हमें अलग ही विन्यास दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये अर्धपूरित नहीं है, ये पूर्ण पूरित नहीं है, लेकिन यदि इनको D5 रखा जाए और D10 रखा जाए तो ये अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगते हैं। और भाई ऐसा है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कक्षक अत्यधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। तो पहला कारण तो इसका ये हो गया, पहला कारण कि अर्धपूरित किसके लिए, ये रहा क्रोमियम के लिए, पूर्ण पूरित ये रहा किसके लिए, कॉपर के लिए। तो पहला कारण हो गया अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। ठीक है भाई, ऐसा है जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कक्षक हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इनमें एक इलेक्ट्रॉन D उपकोष में क्या आ जाता है, अधिक आ जाता है, और अधिक वाला इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ से है, S उपकोष में से एक कम हो जाता है। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इसलिए स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण है, समान वितरण है इलेक्ट्रॉनों का, और इनकी सममिति या हम कहते हैं सकल सूरत एक जैसी है, इसलिए इनका स्थायित्व तो अधिक है। और एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ चला गया, 3d में चला गया। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा कारण इसका ये देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है। तो देखना भाई, अभी हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे 3d उपकोष का, या हम पहले क्रोमियम का देखें तो देखो Ar से पहले तक का हम पूरा लिखे तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से आ रहा था। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आ रहा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, यहाँ तक को हम क्या लिख रहे थे, Ar। ठीक है, यदि इसकी परमाणु संरचना की बात करें, परमाणु संरचना की बात करें तो इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसके परमाणु में कुल 4 कोष बनेंगे। यदि मान लो मैं कह दूं ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, और ये हो गया कोष संख्या कितनी हो गई, 4। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। अच्छा, अब कोष के अंदर रहते हैं उपकोष, कोष के अंदर रहते हैं उपकोष।
पहला कोष ये रहा, दूसरा कोष ये रहा, तीसरा कोष ये रहा ये, और चौथा कोष ये रहा। तो पहले कोष में केवल एक ही उपकोष है, यानी ये क्या है 1s। दूसरे में 2s और 2p है, तो जो 2s तो पहले रहता है और 2p उसके जस्ट बाद में रहता है। तीसरे में 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है, तो इसमें क्या रहेंगे 3s 3p और उसके बाद में क्या रहेगा 3d। और 4 में अपने पास में क्या है केवल 4s 4p 4d 4p 4d और 4f इसके लिए कोष में तो आएंगे, लेकिन वो इसके लिए रिक्त है, इसलिए हम दर्शा नहीं रहे हैं। रिक्त इसलिए हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन केवल 4s तक जा रहे हैं। तो देखना भी क्या है, ये जो तीसरा कोष है जिसमें 3s 3p और 3d तीनों उपकोष हैं, उसमें 3s के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल पास रहते हैं। ये 3s के इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s के इलेक्ट्रॉनों के बाद में आएंगे 3d के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 3s के बाद में आएंगे 3p के, किसके 3p के, इसके जस्ट बाद में आएंगे। फिर आते हैं अपने किसके 3d के, किसके आएंगे 3d के। तो 3 तीसरे कोष में सबसे बाहर जो आए 3d उपकोष के इलेक्ट्रॉन आए। अच्छा, जबकि चौथे कोष में सबसे पहले किसके आएंगे 4s के। तो ये 3d और 4s के बीच में ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या हो गया कम हो गया। ऊर्जा अंतराल क्या हो गया कम हो गया। इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ चला जाता है 3d में चला जाता है। 4s से कहाँ चला गया 3d में चला गया। तो अब हम ये कहेंगे कि 3d व 4s उपकोष में 3d व 4s उपकोष में ऊर्जा अंतराल क्या है कम है। ऊर्जा अंतराल कम है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष से कहाँ चला गया 3d में। तो देखना भाई 3d श्रेणी का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ रहे थे, उसमें दो आपको ध्यान रखना है, कॉपर का, और एक ध्यान रखना है आपको क्रोमियम का। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास Ar4s1 3d5 और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास Ar4s1 3d10 हो जाता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ। इसके कारण क्या थे, इसके कारण ये हैं कि पहला तो क्या कारण था कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व तो अधिक होता है क्योंकि उनकी सममिति सकल सूरत या इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान होता है। दूसरा कारण ये था कि 4s और 3d उपकोष में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर आसानी से एक इलेक्ट्रॉन या बहुत ही ऊर्जा अंतराल कम है, इसका मतलब थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष से 3d उपकोष में चला जाता है। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके साथ में देखेंगे 4d श्रेणी का और 5d श्रेणी का। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, हमें देखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास 4d श्रेणी का और हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है 5d श्रेणी का। 3d का अभी हमने देखा 3d श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि क्या थे, एक तो इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा था और किस में जा रहा था 3d में, और तत्व कौन कौन से थे इसमें, ये हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम 4s में भर रहे थे तो यहाँ सभी में 2-2, यहाँ 1 और यहाँ 1 लगातार भर रहे थे, 1 2 3, फिर यहाँ 5 आ गए, 6 7 8 9 10 10 हो गया। अब हमें सेम वही प्रक्रिया 4d श्रेणी में अपनानी है। तो देखना भी 4d श्रेणी में तत्व कौन से आएंगे, ये 5d में कौन से आएंगे, ये रे यदि हमें 3d का आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना, तो 3d के अनुसार ही हम 4d और 5d श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक रिलेशन बना लेते हैं और उसी हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देंगे। ठीक, अच्छा 3d
में तो हमें केवल इन दोनों का ध्यान रखना था। 4D में देखो क्या आएगा, यदि आपको पता है कि अब 4D में आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो 3D के बजाय यहाँ तो हम क्या लिख देंगे 4D, इसका मतलब एक बढ़ा दिया, तो 4s के बजाय एक बढ़ा के क्या लिख देंगे 5s। सेम यही प्रक्रिया इसमें अपनानी है कि यहाँ हमें 5D श्रेणी लिखनी है, एक बढ़ा दिया तो एक बढ़ाकर 5s से क्या कर दोगे आप यहाँ 6s कर देंगे, ठीक। उसके यहाँ ये 5D और यहाँ कर देंगे हम 6s, ठीक। तो देखो भाई इसमें एक तरीका ध्यान रखना है, केवल एक ट्रिक है, 2 2 1 2 3 4 5, 5 बार 1 फिर 0 1 2, ये अपवाद स्वरूप चलना है हमें, यहाँ 2 2 कोई अपवाद नहीं है, फिर 5 बार 1 लिखना है और 0 1 2, केवल ये ध्यान रखना है। नीचे वाली लाइन में आपको भरना बता देता हूँ कैसे। आपको जैसे हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक 39 है और इसका क्या है 40, इसका क्या है 41, यदि हम ऐसे जाएंगे तो धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो यहाँ भाई डी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोष में संयोजी कोष में 2 रे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, जब 39 थे तो 3 थे, 40 होंगे तो कितने हो जाएंगे 4, इसका मतलब 1 बढ़ा दिया तो कितने आ गए यहाँ 2। अच्छा अब 41 होंगे तो बाह्यतम कोष में 4 के बजाय कितने हो जाएंगे अब 5, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 करने हैं तो यहाँ 1 है तो यहाँ कितने आ गए 4, ठीक है। ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएंगे, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। अच्छा कुल इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में अब कितने हो गए देखो 3 4 5, 1 मिनट रुक जाओ, 3 बाह्यतम कोष में 3 4, अब कितने हो गए ये 5, अब हमें करने हैं 6, अब हमें करने हैं 7, अब हमें करने हैं बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ करने हैं हमें बाह्यतम कोष में 9 इलेक्ट्रॉन, अब हमें बाह्यतम कोष में करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितने बच गए 10, अब हमें करने हैं 11 तो एक पहले ही ये 10, अब हमें 12 करने हैं तो 2 हैं तो यहाँ क्या आ गए 10। अपवाद स्वरूप आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको क्या करना है सभी में 2 2 है और सबसे लास्ट में है 1 1 2, ये अपवाद है। अब हमें फिर इसमें कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 5 आ गए, यहाँ 6 आ गए, यहाँ 7 आ गए। अब बाह्यतम कोष में यहाँ 8 थे, यहाँ 9 है, अब हमें 10 करने हैं तो यहाँ कितने लाएंगे हम 9। अब यहाँ बाह्यतम कोष में हमें 11 करने हैं तो यहाँ कितने लाएंगे 10, यहाँ 12 करने हैं तो बाह्यतम कोष में कितने लाएंगे 10, ठीक ना। देखा भाई क्या है। अच्छा अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं, इसमें हमें केवल 5s को रखना है 2 2 5 बार 1 फिर 0 1 2 और एक एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ा देना है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है सभी में 2, लास्ट के 3 में 1 1 2 और फिर धीरे धीरे हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देना है, ठीक। अच्छा अब एक चीज़, यदि हमें केवल किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या तत्व को नाम नहीं देकर हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो हम कैसे लिखेंगे। 3D का हमने लिख दिया था AR 4s 1 से 2 और 3D में कितने हैं 1 से 10। देखो हम 5D का लिखना सीख रहे हैं तो हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट रूप से लिखते हैं तो कोई ना कोई अक्रिय गैस लेते हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 18 था, यानी 18 तक इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए थे AR के जस्ट नीचे अक्रिय गैसों में क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन तक हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपको पता है 5s है और क्या है 4D, तो क्या लिख दोगे 5s और क्या लिख दोगे 4D। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 0 भी है 1 भी है और 2 भी है, तो आप क्या लिखोगे 0 से 2। डी कोष में कितने आ रहे हैं 1 से लेकर कितने जा रहे हैं 10, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इसका 4D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। यदि हमें 5D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे तो हमें पता है आर्गन फिर क्रिप्टॉन और उसके बाद में कौन आती है जीनोन, हो गया। तो जीनोन के बाद में आपको क्या लिखना है 6s और क्या लिखना है 6s और क्या लिखना है 5D। अब हमें देखना है 6s में क्या है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है और 5D में क्या है 1 से लेकर कितने हैं 10 तक, तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। हमने अभी सीखा है इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ना, इसमें 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं CR और CU का इलेक्ट्रॉन विन्यास, केवल ये यदि आपसे भी पूछ सकता है CR और CU का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपवाद स्वरूप क्यों है तो उसका कारण लिखना है। एक प्रश्न उससे मिलता जुलता है कि भाई CR में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 2012 और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है कि CR और CU का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, 1 नंबर का पूछा गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इनमें और क्या क्या प्रश्न बनते हैं।
एक प्रश्न ये था कि भाई सीआर में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। कितने इलेक्ट्रॉन थे युग्मित इलेक्ट्रॉन? 6 थे। हो सकता है आपसे कॉपर में पूछ ले, हो सकता है जिंक में पूछ ले, ऐसे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी में भी पूछ सकता है। ठीक। अच्छा भाई अब एक क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट कि भाई जो डी उपकोष के तत्व है, डी उपकोष के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। तो डी उपकोष के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो देखना भाई कई किताबों में ये लिख रहा है कि डी उपकोष के तत्व और सारणी में एस और पी उपकोष के मध्य आते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक। हमें क्या कहना है कि डी उपकोष के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय, ठीक, या हम कहते हैं कि इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समय डी उपकोष के कक्षक, डी उपकोष के कक्षक पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से, इसका मतलब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, पूर्ण रूप से भरे न होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अतः इन्हें संक्रमण तत्व। डी उपकोष के तत्वों में इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते समय, या आप कह दें कि डी उपकोष के तत्व अपनी सामान्य अवस्था में या अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण रखते हैं। एक चीज और जोड़ देनी है आपको, कौन सी अवस्था? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या अन्य किसी ऑक्सीकरण अवस्था में, अन्य किसी ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, उनका डी कक्षक पूरा भरा नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। अच्छा अब देखो इससे जस्ट उल्टा है कि देखो एक प्रश्न है कि ये है कि आपसे कोई भी एक तत्व दे देगा, या तो आपको जिंक दे देगा, कैडमियम दे देगा, मरकरी दे देगा, कॉपरनेशियम दे देगा Cn, और ये कहेगा कि या तो चारों दे देगा या कोई से 3 दे देगा, 1 दे देगा, ये डी उपकोष के तत्व हैं। ये बात भी सही है क्योंकि ये तत्व डी उपकोष के ही हैं, डी उपकोष के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन संक्रमण तत्व न है। क्यों भाई? ये प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में 2016 और उससे 2 साल पहले 2013 में 2 बार पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है।